चलिए बच्चे, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो अब अगली टॉपिक है आपकी गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है कि यह एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है ना। गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चे? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो इसके जब हम कटे हुए भाग को निकालते हैं तो एक इस तरीके से दिखेगा, दूसरा इस तरीके से दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? और अगर हम इसके बीच वाले भाग को निकालते हैं तो ऐसे दिखता है। ठीक, तो आपको एक चीज मिल रही है कि गोलीय दर्पण के जब हम भाग को काटते हैं तो तीन प्रकार का कटेगा। एक ऐसे कटेगा, दूसरा ऐसे कटेगा और तीसरा ऐसे कटेगा। ठीक ना। इस भाग को हम क्या कहते हैं? ठीक, तो देखिएगा, जब इस वाले भाग को देखते हैं तो इसका तल हमें उठा हुआ दिखता है। तो जिसका तल उठा हुआ दिखता है उसे हम कौन सा तल कहते हैं? अवतल कहते हैं। सॉरी, इसको हम उत्तल कहते हैं। और जिसका तल दबा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? अवतल कहते हैं। और जिसका तल समान हो उसको हम क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। क्लियर है क्या? देखिए फिर से एक बार, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, और इसके जब हम कटे हुए भाग को बाहर निकालते हैं तो एक ये कटा हुआ भाग निकलता है, एक ये वाला कटा हुआ भाग निकलता है और एक ऐसे सीधा कटा हुआ भाग निकलता है। तो जो ऐसे कटा हुआ भाग निकला है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल। जो ऐसे कटा हुआ भाग निकला है इसको हम क्या कहते हैं? अवतल। जो ऐसे सीधे कटा हुआ भाग निकला है उसको हम क्या बोलते हैं? समतल। ठीक, तो आपको एक चीज मिल गई कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला क्या होता है आपका? उत्तल, दूसरा क्या होता है? अवतल, और तीसरा क्या होता है? समतल। ठीक है ना। अब चलिए एक एक करके इसकी परिभाषा सीखते हैं। पहली परिभाषा हम क्या सीखेंगे बच्चे? अवतल। चलिए, अवतल का मतलब क्या हुआ? देखिए, अव का मतलब क्या होता है? उठा हुआ। सॉरी, अव का मतलब होता है दबा हुआ और तल का मतलब क्या होता है? सिरा। ठीक है ना। तो जिसका ये वाला पार्ट या ये वाला सिरा दबा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। ठीक है ना। अब एक बात और दिमाग में चल रही होगी कि तल क्या है। तो देखिए, तल ये है। जैसे अवतल का हम ऐसे चित्र बना देते हैं तो ये इसको बोलते हैं तल या सिरा। तो ये तल या सिरा आपको दबा हुआ दिख रहा है, तो जिसका तल या सिरा दबा हुआ हो तो क्या होता है? अवतल होता है। और बाद में देखो बच्चे क्या है? दर्पण है। तो दर्पण का मतलब क्या होता है? ध्यान देना कि या तो इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट करते हैं या तो इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट करते हैं। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि दर्पण में कलई किस पदार्थ से करते हैं। तो ध्यान देना कि दर्पण में जो कलई होती है वो पीबीओ से करते हैं। ठीक है ना। पीबीओ का मतलब क्या होता है बच्चे? लेड ऑक्साइड। दर्पण में कलई किस पदार्थ से करते हैं? लेड ऑक्साइड। ये पॉलिटेक्निक और आईआईटी में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण में कलई किस पदार्थ से करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में कलई किस पदार्थ से करते हैं? लेड ऑक्साइड से करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? पीबीओ। ठीक, फिर आगे अब देखते हैं, अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो पहली टॉपिक क्या थी आपकी? अवतल। और इसके बाद में हम क्या जोड़ देते हैं बच्चे? दर्पण। और दर्पण का मतलब अभी हम बताएं कि या तो इसके आंतरिक भाग पर कलई करें या तो इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट करें। अब कलैया पेंट किस पदार्थ से करते हैं? लेड ऑक्साइड से, जिसका सूत्र क्या होता है? पीबीओ। तो चलिए देखिए, अवतल दर्पण क्या है? तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा दर्पण जिसका ये तल दबा हुआ हो। ठीक है ना। और ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हुआ हो और जिसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया हो। ठीक है ना। और जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो? दबे हुए तल से हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बात देखेंगे अवतल दर्पण में कि ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हुआ हो, जिसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया हो और जिसमें परावर्तन कहाँ से बच्चे? दबे हुए तल से। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे दूसरा क्या है आपका? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं इसको भी देखते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है वो देख लेते हैं। एक कटा हुआ भाग निकाले तो ऐसे मिला था। ठीक, तो अब एक बात ध्यान देना बच्चे, अभी हम आपको बताए थे कि जिसका तल दबा हुआ हो तो वो कौन सा दर्पण होता है आपका? अवतल। और जिसका तल उठा हुआ हो तो कौन सा दर्पण आपका कहलाता है? उत्तल। और दर्पण में बताए थे कि जिसके आंतरिक या बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया हो। तो एक बात ये भी ध्यान देना
उत्तल का मतलब क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका तल उठा हुआ हो। देखिए ये तल या सिरा है तो ये उठा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक। तो जिसका तल उठा हुआ हो और जिसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया हो और जिसमें परावर्तन कहाँ से हो बच्चे, उठे हुए तल से हो, ठीक है ना। जिसमें परावर्तन आपका कहाँ से हो, उठे हुए तल से हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्लियर है क्या? लिखेंगे क्या इसमें कि ऐसा दर्पण जिसका तल उठा हुआ हो, जिसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया हो और जिसमें परावर्तन कहाँ से हो, उठे हुए तल से हो। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए एक टॉपिक और बची है वो भी देख लेते हैं। फिर तीसरी वाली टॉपिक आपकी क्या दिखती है बच्चे, समतल दर्पण। और समतल दर्पण क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखिएगा समतल दर्पण, एक कटे हुए भाग को ऐसे हम निकाल लिए। तो एक बात ध्यान देना, समतल में क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। एक बात ध्यान देना, अगर इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया है तो परावर्तन इसमें कहाँ से होता है, इसके आंतरिक भाग पर, इसके आंतरिक भाग से होता है, ठीक। और अगर इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट नहीं किया गया है, ठीक, तो अगर इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट नहीं किया गया बल्कि इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया है तो परावर्तन इसके बाहरी भाग पर होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देखिए, समतल में ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, समान हो या बराबर हो, इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण के या तो बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया जाता है या तो इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया जाता है। एक बात ध्यान देना, अगर इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया है तो परावर्तन कहाँ से होगा, इसके आंतरिक भाग पर, ठीक है ना। अगर कलैया पेंट बाहरी भाग पर किया गया है तो परावर्तन कहाँ से होगा, इसके आंतरिक भाग पर। और अगर इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया है तो परावर्तन कहाँ से होगा, इसके बाहरी भाग पर। क्लियर है क्या इतना? तो चलिए आज देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। दर्पण का मतलब हम आपको बताए थे ना, या तो इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया जाए या तो इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया जाए। और दर्पण में कलैया पेंट किस पदार्थ से करते हैं, तो दर्पण में कलैया पेंट किस पदार्थ से करते हैं बच्चे, लेड ऑक्साइड। और जिसका सूत्र होता है, अभी हम आपको बताए थे, जिसका सूत्र होता है PbO, ठीक। तो चलिए देखिए, जब इसके कटे हुए भाग को निकाले तो 3 भाग मिला, एक ऐसे भाग मिला, एक ऐसे भाग मिला और एक ऐसे भाग मिला। तो जब ऐसे भाग मिला तो इसको हम क्या मान लिए, अवतल, ठीक। जब ऐसे कटा हुआ भाग मिला तो उसको हम क्या मान लिए, उत्तल। और जब ऐसे कटा हुआ भाग मिला तो उसको क्या मान लिए, समतल। क्लियर है क्या इतना? देखिए पहले अवतल है, तो अवतल का मतलब क्या होता है, जिसका तल दबा हुआ हो, जिसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया हो और जिसमें परावर्तन कहाँ, दबे हुए तल से। तो ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। फिर उत्तल दर्पण में क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका तल उठा हुआ हो, जिसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया हो और जिसमें परावर्तन कहाँ से हो, उठे हुए तल से। तो ये कौन सा दर्पण आपका हो गया, उत्तल दर्पण। फिर तीसरा क्या है, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, समान हो, ठीक। या तो इसके बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया हो या तो इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया हो। देखिए अगर बाहरी भाग पर कलैया पेंट किया गया तो परावर्तन कहाँ से होगा, इसके आंतरिक भाग पर होगा। और अगर इसके आंतरिक भाग पर कलैया पेंट किया गया तो परावर्तन कहाँ से होगा, इसके बाहरी भाग पर होगा। क्लियर है क्या इतना? चलिए इस वाले चित्र को बना लीजिए। चलिए बच्चे आगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पहली परिभाषा इसमें क्या मिलेगी आपको, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, देखिए वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। तो वक्रता केंद्र में क्या है, जैसे आपको बता रहे थे ना कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक। तो उसी से संबंधित पूरी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। पहली परिभाषा जिसमें क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं,
वक्रता केंद्र, और उसका केंद्र यही तो है ना। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, ठीक है ना। वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। सी का मतलब होता है सेंटर, और वक्रता का मतलब क्या होता है, कर्वचर, ठीक है ना। तो कर्वचर सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। फिर आगे दूसरी परिभाषा इसकी क्या मिलेगी आपको, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या में क्या है इसको देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं वक्रता केंद्र या केंद्र क्या है या त्रिज्या क्या है, वैसे इसमें भी है। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या में क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक है ना, और रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। फिर आगे देखते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना। किसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना। अब ध्रुव का मतलब क्या हो गया, एक बात ध्यान देना, आपको हम बताए थे अवतल और उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। तो एक बात ये सीखिएगा कि ये दर्पण है, हो सकता है ये अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन आपको कौन सा दर्पण दिख रहा है, ये आपको अवतल दर्पण दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका तल दबा हुआ हो, ठीक है ना। इसका तल कैसा दिख रहा है आपको, दबा हुआ। तो एक बात ध्यान देना कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग था, ठीक, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। फिर आगे क्या दिख रहा है आपको, दर्पण का ध्रुव। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखना क्या है कि इसके मध्य बिंदु को, ठीक है ना, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए ये आपको दर्पण दिख रहा है, इसका मध्य बिंदु ये दिख रहा है, ठीक ना। इसी के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। पी का मतलब क्या होता है, पोल। पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव, ठीक है कि नहीं। देखिए तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो एक बात ध्यान देना, इसके कटे हुए भाग को जब हम ऐसे निकाले थे तो यही तो मिला था ना। अब इसका मध्य बिंदु ये आपको दिख रहा है, ठीक, और इसके मध्य बिंदु को क्या मान लिए, पी मान लिए। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों आगे की परिभाषा देखते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए एक बात ध्यान देना, ये आपका कौन सा दर्पण दिख रहा है, अवतल दर्पण दिख रहा है, ठीक। इसको माने क्या है, P, और ये क्या हो गया आपका C, ठीक है ना। एक बात ध्यान दो, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। मुख्य फोकस से पहले आप लोग मुख्य अक्ष की परिभाषा देख लीजिए। तो मुख्य अक्ष का मतलब क्या होता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाली जो सीधे से रेखा जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष को हम PA से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, और A का मतलब क्या होता है, एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत है। तो आगे ये वाली परिभाषा मुख्य फोकस वाली देखते हैं। तो मुख्य फोकस में क्या है कि मुख्य, अभी हम आपको बताए थे कि ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, ठीक है ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देना
कि यहाँ से सीधी प्रकाश की किरण आएगी तो उसके बाद फिर यहाँ पर काटेगी, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। कोई दिक्कत इसमें? फिर से एक बार देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चे, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। ठीक, तो ये आपकी 4-5 परिभाषाएं हैं और ये आप चारों पांचों परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो परिभाषा है ना, इसमें से एक परिभाषा बोर्ड पेपर में 1 नंबर का पक्का पूछता है। ठीक ना, तो ये आप पूरी तैयार कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें।